गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो ईरान में बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उसमें बहुत क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर जो वहाँ की पुलिस है उनमें गोलियां भी चलाई हैं। उसमें बहुत सारे लोगों की मरने की भी खबर आ रही है। तो इसके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि मासा अमीनी थी। मासा अमीनी की 16 सितंबर को वहाँ पे डेथ हो गई थी। वहाँ की जो मोरालिटी पुलिस होती है, मोरल पुलिस होती है, तो उनके द्वारा उनको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद उनकी जो अरेस्ट करने के बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। जिसके बाद वहाँ पे 16 सितंबर के बाद से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है कि उनका 40 दिन हो गए हैं उनकी डेथ के। तो उसके बाद जो ट्रेडिशनल जो वहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं तो उसके उनको किया जा रहा था। तो उनकी इस वजह से बहुत सारे प्रदर्शनकारी वहाँ पे जुटे हुए थे, जिसको लेके वहाँ पे जो खुर्द की रहने वाली वो महिला थी। तो खुर्द में ही जो वेस्टर्न खुर्द है, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, जिसको लेके वहाँ के सुरक्षा बलों ने बहुत सारी गोलियां चलाई हैं। इसको लेके बहुत सारे जो आर्टिकल हैं पब्लिश हुए हैं। इसमें ये कहा गया है कि ईरानियन फोर्स ने फायर किया है मासा अमीनी के जो मॉर्न हो रहे थे कि सुरक्षा जो बल है उन्होंने गोलियां चलाई हैं। तो बहुत सारे इसमें अलग अलग तरीके से बहुत सारे जितने भी न्यूज़पेपर हैं उन्होंने सबने इसको कवर किया है एक एक करके, और एक एक करके मैं इसके बारे में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। वो वहाँ पे लगातार जो प्रोटेस्ट हैं वहाँ की जो पुलिस के द्वारा ब्रुटल तरीके से वहाँ पे जो लोगों के ऊपर, वुमेन के ऊपर जो मतलब लगातार वहाँ पे अटैक किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों की मरने की खबर भी आ रही है। तो इसके बारे में हम एक एक करके सारी चीज़ हम जानेंगे, और महासा अमीनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो उनका ग्रेव हो रहा था महासा अमीनी का, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, रोम में है, या नैरोबी में है? आप इसका आंसर दीजिए, मैं इसका आंसर दूंगा वीडियो के एंड में। क्या होता है कि महासा अमीनी की, जो मैंने अभी आपको बताया था कि महासा अमीनी की जो डेथ हो गई थी वो 16 सितंबर को हो गई थी। तो ट्रेडिशनल मॉर्निंग पीरियड जो इसका चल रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ पे जो एक जगह थी, इसमें जिंदन स्क्वायर या केज सिटी जो बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे क्योंकि जो ये महिला थी, ईरानी कुर्दिश रीजन की ये महिला थी, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। इसके बाद वहाँ पे बहुत सारे जो प्रोटेस्ट है होने लगे थे। सितंबर की ये न्यूज़ है जिसमें कहा गया है कि महासा अमीनी की डेथ के बाद वहाँ के जो महिलाएं हैं वो अपने हिजाब है वो लगातार जला रही हैं। और इसमें बहुत सारे, देखिए इसमें ये भी बोला गया था, और इसमें ये भी आर्टिकल वहाँ पे पब्लिश हुए थे, जिसमें जो वहाँ पे जो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, और जो वहाँ पे इंटरनेट भी शट डाउन किया गया था। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट की वजह से ये सब किया गया था। और ये देखिए मासा अमीनी की अगर मैं फ़ोटो की बात करूँ, तो ये मासा अमीनी है। तो ये क्या होता है कि जब उनको बहुत सारी पिटाई की गई थी, उनका ये भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे कि जब उनको कस्टडी में लिया गया था तो उनको बहुत ज़्यादा मारा गया था, तो उसकी वजह से इनकी जो मौत हो गई थी। और इस तरीके से उनकी जो डेथ है, डेथ की पिक्चर इस तरीके से दिखाया गया था। अगर मैं मासा अमीनी की बात करूँ, तो मासा अमीनी, देखिए क्या होता है कि ये मासा अमीनी की अगर मैं एज की बात करूँ तो ये 22 साल की ये महिला थी, कुर्दिश महिला थी। और क्या होता है कि जो उसकी मोरालिटी जो पुलिस वहाँ की थी, ये क्या थी कि 13 सितंबर को अपने भाई के साथ जो ईरान की तेहरान घूमने आई थी, तेहरान घूमने आई थी। तो इसके बाद इनका जो हिजाब है, उनको पुलिस का ये कहना है कि इनका जो हिजाब है वो थोड़ा सही नहीं था। इसकी वजह से वहाँ की जो मोरालिटी पुलिस है उन्होंने पकड़ लिया था। उसके बाद इनको मारा था। ये एक्चुअल में 30 सितंबर को इनको पकड़ा गया था, और 16 सितंबर को बोला गया था कि इनको इनकी डेथ हो गई है। तो वो बाद में फिर इनको एम्बुलेंस से फिर हॉस्पिटल लेके जाया गया, बाद में इनको मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन जब इनके भाई ने बताया है कि इनको बहुत ज़्यादा मारा गया है, क्योंकि इनकी जो चीखने की आवाज़ है, इनके जो छोटे भाई हैं जिनकी ये 16 साल है उन्होंने सुनी है। तो बहुत सारे इसमें आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी इसी को लेके हो रहे हैं। और वहाँ पे इतने सारे वीडियो वायरल हुए हैं जिसको ये सारी चीज़ें बात हैं कि वहाँ की पुलिस कुछ कह रही है, वहाँ के जो इनके घर वाले हैं ये सब चीज़ें कह रहे हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ, तो बहुत सारे इनके रूल्स हैं ऐसे। क्या होता है, 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन वहाँ पे हुआ था, जिसके बाद वहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया था कि आपको जो हिजाब है ईरान में पहनना ही होगा। तो उसके बाद वहाँ पे लगातार जो है हिजाब को लेके बहुत सारे प्रोटेस्ट होते रहे हैं, लेकिन जो अभी हाल ही में डेथ हुई है उसको लेके बहुत ज़्यादा जो प्रोटेस्ट है बढ़ गए हैं। तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे ये रूल्स हैं कि अगर कोई महिला, कोई बच्ची अगर 7 साल की एज अगर पूरी कर चुकी है,
तो उसको ये कंपल्सरी है कि आप अपना जो शरीर है वो ढक के रखे। अगर उसकी 7 साल की एज अगर पूरी हो चुकी है तो आप अपने जो कोई भी अंग को प्रदर्शन नहीं कर सकते। जिसमें से ये कहा गया है कि जो वुमेन को जो हिजाब है वो तो रिक्वायर है ही है, वो इन्फोर्स किया जाएगा। इसमें जो टाइट ट्राउज़र हैं वो भी नहीं आप पहन सकते हैं, जो रिप्ड जो जीन्स है वो भी नहीं आप पहन सकते हैं, जो क्लोथ एक्सपोज द नी, जो आपके जो घुटने हैं अगर वो एक्सपोज कर रहे हैं तो इस तरीके से कोई भी आप जो क्लोथ हैं वो आप नहीं पहन सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे इसमें उनके इन सब चीज़ों को लेके ही वहाँ पे जो प्रोटेस्टें हो रहे हैं। अगर मैं कुर्द की बात करूँ तो कुर्द ये वाला रीजन पड़ता है जिसमें आपका सीरिया का कुछ पार्ट आएगा, सऊदी अरबिया का कुछ पार्ट आएगा और ईरान का बहुत सारा जो पार्ट है आने वाला है। तो ये कुर्द रीजन है। और बहुत सारे क्या होता है कि इंडिया में भी हिजाब को लेके बहुत सारी जो कंट्रोवर्सी है हुई है, जिसमें हम कर्नाटका में हमने देखा है, जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें क्या होता है कि स्कूल में ये बोला गया था कि हिजाब मतलब जो ड्रेस कोड को लेके ये बोला गया था कि आप हिजाब पहन के नहीं आ सकते हो। तो वहाँ की जो छात्राएं थी उन्होंने ये कहा था कि हम जाएंगे, ये हमारा जो क्या है थे कि जो हमारे आर्टिकल 25 से लेके अगर 28 की बात करूँ तो हमारा जो रिलीजन के अधिकार हैं उसको लेकर उन्होंने कहा था कि ये तो हमारा जो फंडामेंटल राइट में आता है, हम इसको पहन के जाएंगे। तो बाद में वहाँ पे जो बेंच बैठी थी उन्होंने ये कहा था कि ड्रेस कोड हमें लागू करना ही होगा, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई भी जो कपड़े हैं पहन के आएंगे, क्योंकि इंडिया में जो है इक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमें ड्रेस कोड हमें यहाँ पे बनाना ही पड़ता है। तो बाद में ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट गई है, तो इसका जो जजमेंट है आने वाला है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश थी, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थी वो थी जस्टिस रीतू राज अवस्थी, जो थी यहाँ की मुख्य न्यायाधीश थी। कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसका जो फैसला सुनाया था। क्या ड्रेस कोड की बात करूँ तो देखो, इसको हिजाब बोलते हैं। हिजाब में क्या होता है कि पूरा जो सर है ढका रहता है लेकिन फेस पूरा खुला रहता है। अगर मैं चादर की बात करूँ तो चादर एक बड़ा सा कपड़ा होता है, इसमें इतना इतना जो सर है ढका मतलब जो खुला रहेगा, इतना सर खुला रहता है और बाकी जो है ढका रहता है। अगर मैं निकाब की बात करूँ तो सिर्फ इसमें आंखें इसमें खुली रहती हैं। लेकिन अगर मैं बुर्का की बात करूँ तो बुर्का में पूरा यहाँ पे जो जाली लगी रहती है, तो जाली की वजह से ही देख पाते हैं, बाकी जो पूरा शरीर है पूरा ढका रहता है। तो ये सारे हैं। और इसमें जो देखिए दुपट्टा है, चादर है, नकाब है, बुर्का है और अलमीरा है, इशार्प है, और ये सारे जो हैं इनके जो वस्त्र हैं, अगर मैं मुस्लिम अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो इस तरीके से हैं। और जब महासा अमीनी की जब डेथ हुई थी, इसके लेके जो आर्टिकल जो पब्लिश हुए थे, बहुत सारी जो खबरें आई थी, जिसमें वहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने जो बाल हैं वो भी काट दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहा था। क्योंकि ऐसा सही भी है कि क्या होता है थे कि अगर मैं 1980 से पहले की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे एक वेस्टर्न कल्चर चला करता था, जिसमें लोग वेस्टर्न तरीके से रहा करते थे। लेकिन जब से अगर मैं 1979 के बाद देखूं तो 1979 के बाद वहाँ पे एक ऐसे रूल्स स्थापित हुए हैं कि आपको जो हिजाब है वो कंपलसरी पहनना ही होगा पब्लिक प्लेस में। तो वहाँ पे इसी वजह से जो है बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो जो भी आगे न्यूज़ आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आगे जो मैंने सवाल आपसे पूछा था कि जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो मैं इसका हेडक्वार्टर की बात करूँ तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या में स्थापित है, इसका हेडक्वार्टर। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका अगर मैं फाउंडर की बात करूँ तो मॉरिस स्ट्रॉन्ग इसके फाउंडर थे। और अगर मैं हेड की बात करूं तो एंगर एंडरसन जो है इसके हेड हैं। और बहुत क्या है कि ये जो पार्ट है यूनाइटेड नेशन का ये पार्ट है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।